दोस्तों नमस्कार। कहते हैं भारत के बुरे दिनों को अगर याद करना हो तो 1990-91 के दौर को याद कर लीजिए। 31 बरस पहले भारत की स्थिति इतनी नाजुक हो गई थी कि भारत को दुनिया का कोई भी देश कर्ज देने को तैयार नहीं था। यहां तक कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी हाथ पीछे खींच लिए थे। स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा। और अब की स्थिति तो शायद उस लिहाज से स्वर्णिम काल में है, तो हम मोदी सत्ता को दोष देते क्यों हैं? और आजादी के बाद से तमाम प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने तरीके से इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है। उस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम आता है, पीवी नरसिम्हा राव का नाम भी आता है, मनमोहन सिंह का नाम भी आता है, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी आता है, नेहरू का नाम भी आता है। तो क्या वाकई सभी को एक कतार में खड़े कर भारत की अर्थव्यवस्था का कोई आकलन हो सकता है? और संयोग ऐसा है कि आज ही तीन मूर्ति भवन, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री का घर हुआ करता था, वहां पर नेहरू संग्रहालय में देश के तमाम प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों का खाका एक जगह समेटा गया है और यह अपने तरीके का अनोखा म्यूजियम है। अच्छी बात यह है कि तमाम प्रधानमंत्रियों के जरिए मौजूदा देश की परिस्थितियों का कोई आकलन नहीं है। उपलब्धियां उस दौर की हैं, नाम उस दौर के हैं, और उन्हीं परिस्थितियों में मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी एक जगह इस म्यूजियम में है। लेकिन सवाल है, क्या इस म्यूजियम के भीतर जाकर हम 1990-91 की अर्थव्यवस्था और मौजूदा वक्त की अर्थव्यवस्था को एक सरीके देख सकते हैं? क्या हमारे जहन में वहां पर घूमते वक्त यह सवाल आ सकता है कि नेहरू का सोशलिज्म क्या था? क्या हम इस आवाज को बुलंद कर सकते हैं कि आखिर लाल बहादुर शास्त्री की पहचान किसानों से क्यों जुड़ गई? क्या यह कहा जा सकता है इंदिरा गांधी का राष्ट्रीयकरण? क्या यह कहा जा सकता है राजीव गांधी का कंप्यूटर के प्रति रुझान जो था? क्या यह कहा जा सकता है पीवी नरसिम्हा राव का अनोखा प्रयास, मनमोहन सिंह की अर्थव्यवस्था में सुधार के बड़े निर्णय, और मनमोहन सिंह के बाद की परिस्थिति में नरेंद्र मोदी? क्या इन सारी बातों का जिक्र हो सकता है? अब हो या ना हो, लेकिन उस म्यूजियम के भीतर भी बहुत सारी चीजें सेलेक्टिव वे में है। सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या वाकई भारत के भीतर की अर्थव्यवस्था जब दुनिया के सामने सबसे अंधेरी गुफा में समाई हुई थी, मौजूदा वक्त की स्थिति क्या वाकई उससे अच्छी है? क्या दुनिया में जब मंदी आई थी और मनमोहन सिंह ने उस मंदी से भारत को ना सिर्फ उबारा बल्कि भारत पर प्रभाव भी नहीं पड़ने दिया, तो क्या मौजूदा वक्त में 5 किलो अनाज जो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है वो एक बेहतरीन परिस्थिति है? हमें लगता है कि इससे पहले के तमाम प्रधानमंत्रियों ने भारत के भीतर जो जो लकीर खींची और मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी भी जिस लकीर को खींच रहे हैं, आज इन दोनों लकीर पर एक साथ चलने की कोशिश कीजिएगा। तब आप समझ पाएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था का असल चेहरा कब किस रूप में कैसे बदलता चला गया और किस प्रधानमंत्री की नीतियों ने भारत को उबारा है, किसने बंटाधार किया है। नेहरू की पहचान मिक्स्ड इकोनॉमी से होती है, सोशलिज्म से होती है, एक लिहाज से कहें तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को भारत में लाने से, और एक बेसिक तौर पर जो सिस्टम होता है उसे खड़ा करने को लेकर होती है। लाल बहादुर शास्त्री आते हैं तो जय जवान जय किसान का नारा और किसानों के हक में उनकी उठती हुई आवाज भारत के किसानों को बड़ी राहत देती है। इंदिरा गांधी आती है तो जहन में आपातकाल और बांग्लादेश का बनना हो सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर उनकी पहचान भारत के भीतर में खनन को लेकर, चाहे वो कोयला खदान हो या कोई भी मिनरल की खदान हो, उसका राष्ट्रीयकरण किया जाना, इस देश के भीतर में बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना, और जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं उनके प्रति किस स्टेट की भूमिका होनी चाहिए, इंदिरा गांधी ने इसे बाखूबी उबारा। और इंदिरा गांधी के काल में सबसे ज्यादा पीएसयू इस देश में स्थापित भी हुए, मौजूदा वक्त में बिक रहे हैं, अभी उस पर नहीं आते हैं। मोरारजी देसाई इस तरीके से कोई काम नहीं कर पाए सिवाय इसके कि जो मल्टीनेशनल था उसका विरोध हो रहा था। चरण सिंह को भी याद कीजिएगा तो किसानों के हक को लेकर उनकी आवाज उठी जरूर, लेकिन बड़ा छोटा सा कार्यकाल था। राजीव गांधी का कंप्यूटर प्रेम उभरा जरूर, लेकिन सियासी झटकों में वो कहीं गायब हो गया।
और उसके बाद चंद्रशेखर का दौर, जबकि सोना गिरवी, या वीपी सिंह का दौर जो कि करप्शन को लेकर, लेकिन पहचान मंडल और कमंडल के दौर से बनती है। अर्थव्यवस्था का कोई योगदान उस दौर में नजर नहीं आता है। महत्वपूर्ण है नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी। हमें लगता है उन परिस्थितियों से निकलकर जब अटल बिहारी वाजपेयी के पास सत्ता आई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उसी इकोनॉमिक रिफॉर्म को अपनाया, दाएं बाएं नहीं देखा, उसी को आगे ले जाने की कोशिश की। और जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि पीवी नरसिम्हा राव के वक्त थे, वहां से निकलकर जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने उस अर्थव्यवस्था को एक तीसरे जनरेशन में ले जाने की कोशिश की और उपलब्धियां भारत की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी भी। और उसके बाद नरेंद्र मोदी का काल, नरेंद्र मोदी के काल या मौजूदा वक्त के आकलन से पहले हमें लगता है आपको 31 बरस पहले की एक परिस्थिति से अवगत करा देते हैं, तब आपके सामने बहुत चीजें साफ हो जाएंगी। बड़ी अर्थव्यवस्था नाजुक थी। आजादी के बाद सबसे बुरी अर्थव्यवस्था का दौर 1990-91 का ही दौर था। यहां तक कि जो फॉरेक्स रिजर्व है आज की तारीख में तकरीबन 35 लाख करोड़ से ज्यादा का है, उस वक्त सिर्फ भारत के पास 2,500 करोड़ रुपया ही बचा था। यानी 2-3 हफ्तों से ज्यादा आयात कर पाने का सामान से ज्यादा पैसा भारत के पास था नहीं। इतनी बुरी अवस्था में भारत का सरकारी खजाना पड़ा हुआ था। जो एक्सटर्नल डेब्ट था, जो कर्ज था, वो जीडीपी के मुकाबले 23% था। आज की तारीख में यह 21% से ज्यादा हो चला है। जो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही थी लगातार एक के बाद एक, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि जो इंटरनल डेब्ट था, इंटरनल डेब्ट उस समय 55% हो गया था, जो इंटरनल पब्लिक डेब्ट कहते हैं। आज की तारीख में इसकी स्थिति भी कमोवेश 50-51% से ज्यादा की हो गई है। एक सवाल आपके जहन में तुरंत आना चाहिए, क्या मौजूदा वक्त की भारत की अर्थव्यवस्था 1990-91 के पहले की परिस्थितियों में ले जाकर खड़ा कर रही है, या हमारी इकोनॉमी इतनी फैली हुई है कि इसके भीतर जितनी भी सेंध लगती चली जाए, दिवालियापन आते चले जाए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ेगा? यह हो सकता है हमें और आपको दिखाई दे, लेकिन अंदर का खोखलापन धीरे धीरे आने वाले वक्त में जो प्रधानमंत्री होंगे उनकी सोच पर असर डालेगा, उनकी अर्थव्यवस्था को संभालने पर असर डालेगा। लेकिन फिर लौट चलिए उसी कालखंड में। वो दौर था, दरअसल खाड़ी युद्ध हो रहा था। वो दौर था इकोनॉमिकली भारत के भीतर अंधेरा था। और सोचिए ये कि जब अमेरिका में बैठे हुए थे आईएमएफ के अधिकारियों के साथ भारत के अधिकारी, और चंद्रशेखर यहां पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो वहां बात कर रहे थे, और यहां पर राजीव गांधी ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया। और आईएमएफ का कहना था, आप किस प्रधानमंत्री या किस सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं? आपके यहां तो कोई सरकार है नहीं। ऐसी बुरी गत ना सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट में बल्कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी भारत की हो चली थी। आज की तारीख में भारत का पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा मजबूत है। अगर सिर्फ सिरों को गिनना हो, लोकसभा और राज्यसभा की परिस्थितियों को देखना हो, तो बीजेपी का वहां पर वर्चस्व है, ताकत के साथ है, कोई उन्हें हरा नहीं सकता है। इस स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में क्यों आकर खड़ी हो गई है जहां एक्सटर्नल कर्ज हो या इंटरनल पब्लिक डेब्ट हो, यह दोनों 90-91 के दौर में भारत को लाकर खड़ा क्यों कर रही है? जो बेरोजगारी की परिस्थिति यह थी या रोजगार देने की स्थिति थी, यह 1990-91 के दौर से भी बुरी हालत में क्यों आ गई है? यह भी इस दौर का असल सच है। लेकिन फिर लौटिए 90-91 में। उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे नरेश चंद्रा, और पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर हुए तो उन्होंने उनसे यही पूछा था, तारीख थी 20 जून 1991 की, हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी है क्या? उन्होंने कहा जी बुरी नहीं, बहुत ही ज्यादा अंधेरे में समाई हुई, एक लिहाज से बैड इकोनॉमी है। और उसके बाद जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी मनमोहन सिंह हुआ करते थे, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया 25 जून 1991 को। और जब फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर पहली बार मनमोहन सिंह देश के सामने आए और उन्होंने बजट पेश किया, उस बजट को लेकर आने वाले वक्त में भारत की क्या ताकत हो सकती है, इसका एक अंदेशा देना था। लेकिन उससे पहले 2-3 कदम उठाए गए थे। उस पीरियड में जब भारत की अर्थव्यवस्था नाजुक थी, मौजूदा वक्त में जब भारत की स्थिति मजबूत थी, जरा दोनों स्थितियों का एनालिसिस करते चलिएगा। पीवी नरसिम्हा राव काल में मनमोहन सिंह ने 1991 में 1 जुलाई को 9% रुपए का मूल्य कम कर दिया।
डिवॉल्यूशन किया गया था। 8 जुलाई को 11% और कम कर दिया। आप इस दौर में मोनेटाइजेशन याद कर सकते हैं, किस स्थिति में और कौन सी परिस्थिति थी। उनके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर भारत सरकार के सुब्रमण्यम, उनका कहना था ऐसा लगता था जैसे कोई युद्ध हो रहा है या भारत बहुत संकट में है, ऐसे करने की जरूरत क्या पड़ी, लेकिन किया गया। बहरहाल, जो उस समय कॉमर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे थे उनका नाम था पी चिदम्बरम, जो उस समय इंडस्ट्री मिनिस्ट्री संभाल रहे थे उनका नाम था पीजी कुरियन। इंडस्ट्री पॉलिसी हमारी नहीं आई, हमारे न्यू ट्रेड पॉलिसी आई जो पी चिदम्बरम लेकर आए, और उसी काल में जो पैसा दुनिया से नहीं आ रहा था, तो लगभग जहाज भर भर के 47 टन सोना गिरवी रखा गया बैंक ऑफ इंग्लैंड में। वहां से $400 मिलियन लाया गया और भारत की इकोनॉमी को संभालने की दिशा में बढ़े। मार्केट इकोनॉमी हुई, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, जो भी कानून या कहें जो भी लाइसेंस राज था वो खत्म किया गया और प्राइवेट सेक्टर के जरिए चीजों को डेवलप करने की शुरुआत हुई। उस दौर के और इस दौर की परिस्थिति में यहां पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी आज की स्थिति में ऐसी है जहां मैन्युफैक्चरिंग की जो विकास दर है 1.7 पर आ गई है, जो सबसे बुरी गति के साथ है। यह स्थिति 1992 में भी नहीं थी, 92 में भी इससे आगे बढ़ गए थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, तीनों की स्थिति मौजूदा वक्त की परिस्थिति से कॉम्पेटिवली अच्छी थी। अगर उस पीरियड की इकोनॉमी को आप परख रहे हैं तो ऐसा क्या हो गया इस दौर में? इस दौर में जो भी हुआ या जिस रूप में जो किया गया, हमें लगता है कि उसका एक एनालिसिस इस रूप में भी होना चाहिए कि जब मनमोहन सिंह की सत्ता जा रही थी उस समय इंटरनल पब्लिक डेब्ट कितना था? वो लगभग 37% था। आज कितना है? वो लगभग 51% है। अगला सवाल आता है कि क्या वाकई जो एक्सटर्नल डेब्ट था वो 1991 में कितना था? 31 साल पहले 23% था। आज कितना है? 21.3% है। जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो इकोनॉमी का खांचा बढ़ा हुआ है, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1991 में लगभग 8.5 थाउजेंड करोड़ डॉलर जो था उतना ही उस रूप में, या फिर 84 बिलियन डॉलर कहिए आप, इतना उस समय कर्ज था भारत के ऊपर, एक्सटर्नल कर्ज। आज की तारीख में मनमोहन सिंह जब जा रहे थे तब 427 बिलियन डॉलर का कर्ज था और आज की तारीख में 563 बिलियन डॉलर का कर्ज है। ये कैसी इकोनॉमी अपनाई गई इस दौर में, जो पुरानी परिस्थितियों को भी हम नहीं संभाल पाए और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म इस देश में हो रहा था, जो मार्केट इकोनॉमी को अपनाया जा रहा था, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, उससे हटकर एक नई परिस्थिति में भारत को लाकर खड़ा किया गया, जहां हम अपनी कंपनियों को भी मदद दे पाने की स्थिति में नहीं है और जो प्रॉफिट बेस्ड सरकारी कंपनियां हैं उसको बेचने की दिशा में बढ़ गए हैं। इस म्यूजियम के भीतर यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी की पहचान क्या होगी। क्या धारा 370 का हटाना होगा जो बड़े निर्णय लिए गए? क्या अयोध्या में राम मंदिर होगा? क्या 3 तलाक का जिक्र जो उन्होंने किया, जिस रूप में स्थापित किया, क्या उसकी मान्यता होगी? जो बड़े बड़े निर्णय लिए गए क्या वह पहचान के साथ आएंगे, या फिर अर्थव्यवस्था का जिक्र आते ही डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन, यानी हर हाल में चीजों को बेचने की प्रक्रिया में जाना, या फिर सबसे बुरी गत में भारत की रोजगार की स्थिति, क्या मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी काल की पहचान आने वाले वक्त में म्यूजियम में इसी तौर पर रहेगी? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो डिसइन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुई थी, इसका जिक्र बार बार होता है कि इसकी शुरुआत तो 91 से हो गई थी, यकीनन हो गई थी, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर मनमोहन सिंह थे। उस पीरियड का जब हमने डाटा निकाला कि आखिर 1991-92 से लेकर 98-99 तक, 98-99 तक, उस 20वीं सदी के आखिर में क्या हो रहा था डिसइन्वेस्टमेंट में, टारगेट लिया गया था इस 9 साल के भीतर में 34,300 करोड़ का। जो अचीव किया गया वह 16,809 करोड़ का अचीव किया गया। दूसरा सवाल यह था, जब स्थिति बिगड़ी हुई थी उस समय जो प्रॉफिट बेस्ड पब्लिक सेक्टर था, 131 कंपनियां थी, उसमें काम करने वाले लोग जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जुड़े हुए थे, उनकी संख्या इस देश में तकरीबन 1,43,00,000 थी। उसमें दिहाड़ी मजदूरों को भी जोड़ दिया गया। उस समय का पूरा आंकड़ा बतला रहे हैं। जो प्रॉफिट बेस्ड कंपनी भारत सरकार की चल रही थी, 131 कंपनियां थी, उसके ऊपर जो पैसा लगा हुआ था और जिस रुपए 72,000 करोड़ रुपया लगा हुआ था, जो लॉस आ रहा था उस समय सिर्फ 2,780 करोड़ का लॉस था। प्रॉफिट जो आ रहा था वो 5,740 करोड़ का था।
अलग से प्रॉफिट जो आ रहा था, और 1,43,00,000 लोग नौकरी में जुटे हुए थे। कुछ लॉस की भी कंपनियां थी जिसको लेकर उस समय नेहरू के कालखंड का सोशलिज्म पीवी नरसिम्हा राव ने बदल दिया। उस समय 98 कंपनी ऐसी भी थी जो लॉस में चल रही थी, उस पर तकरीबन 12,210 करोड़ रुपए लगे थे। उस पीरियड का जिक्र भी हम कर रहे हैं आपसे। और लॉस प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं था, लॉस लगभग 10,000 करोड़ का था, लेकिन उसमें भी काम करने वाले लोगों की संख्या जो थी वो तकरीबन 79 लाख थी। यानी दोनों को मिलाइएगा तो 2 करोड़ लोग सरकारी कंपनियों से जुड़े हुए थे। और आज की तारीख में भारत के भीतर की सरकारी कंपनियों में काम करने वाले लोगों की संख्या इसके आधे हो गई है। आप कहेंगे टेक्नोलॉजी का विस्तार हो गया है, आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है इसलिए लोग की छटनी हो गई। जी नहीं, इस वजह से छटनी नहीं हुई है, इसको पहले थोड़ा समझ लीजिए। दूसरी बड़ी बात यह है, इसको और भी समझने के लिए, यह जो 1991 से 1999 तक का हम बता रहे थे, जो टारगेट डिसइन्वेस्टमेंट का लिया गया 34,000 करोड़ से और मिला 16,000 करोड़, इस दौर में भी वीआरएस हुआ था। यह वीआरएस, टोटल वीआरएस जो था 1,28,000 का था। अब आप कल्पना कीजिए कि सिर्फ बीएसएनएल और एमटीएनएल से जो वीआरएस लिया गया वह भी 1,20,000 तक पहुंच जाता है। तो बाकी एक फेरिस्त है इस देश के भीतर में 31 पीएसयूज की जो बेचे गए, उसमें जो नौकरियों पर हानि हुई उसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। किस तरह की अर्थव्यवस्था थी जो चली आ रही थी। इसमें एक चीज और जहन में रखिए जो खास तौर से आनी चाहिए बात को, कि डिसइन्वेस्टमेंट के साथ साथ भारत के पब्लिक सेक्टर में जो पैसा लगाया जा रहा था, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव का काल हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का काल हो, चाहे मनमोहन सिंह का काल हो, इस पूरे कालखंड में हमें तो लगता है कि आई के गुजराल और देवगौड़ा को भी जोड़ लीजिए थोड़ी देर के लिए। उस पीरियड में जो पैसा लगाया गया डिसइन्वेस्टमेंट के दौर में भी, उस पैसे को पब्लिक सेक्टर को मजबूत करने के लिए लगाया जा रहा था। मौजूदा वक्त में ऐसा कुछ नहीं, पब्लिक सेक्टर में पैसा लगाना नहीं है, उसको जो प्रॉफिट हो रहा है उसको ले लेना है और उस प्रॉफिट वाली कंपनी को कौड़ियों के मोल कॉरपोरेट को सौंप देना है और कॉरपोरेट का नेटवर्थ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, भारत की जीडीपी नीचे जाती हुई दिखाई देगी। यह गजब की इकोनॉमी इस दौर में अपनाई गई जिसने पुरानी तमाम इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया। अब इसके बाद आइए दूसरा कालखंड 21वीं सदी का शुरू होता है। 1999-2000 से शुरू होता है और 2004 जो अटल बिहारी वाजपेयी का काल था, 58,500 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया। सरकार बेच पाई 24,619 करोड़ का। यह बरस दर बरस का भी डाटा सामने आया कि जो टारगेट रखा जाता था नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी उस काल में भी, वाजपेयी के काल में भी, जो पीएसयूज को जो मदद के लिए जो पैसा दिया जाना था वह देना पाइपलाइन में जारी रहा, इसमें कोई अंतर नहीं आया। और जो मनमोहन सिंह का काल है, इसमें टारगेट 10 साल का जो 2004 से 2014 तक टारगेट रखा गया, हमें कमाना है 1,93,000 करोड़ रुपए, डिसइन्वेस्टमेंट से कमाया गया 1,14,000। लेकिन उसके बाद 2014 से, यानी मोदी काल में 2014 से 2020 के बीच में कमाल की रफ्तार डिसइन्वेस्टमेंट की, प्राइवेटाइजेशन की, मोनेटाइजेशन की। मोनेटाइजेशन से इस दौर में 1,00,000 करोड़ से ज्यादा कमाया गया, जिसमें सबसे ज्यादा कमाई पिछले दिनों जो हुई है, जो तकरीबन 97,000 करोड़ की है। प्राइवेटाइजेशन के हाथों में जो सौंपने की प्रक्रिया इस देश के भीतर में, चाहे वह एयरपोर्ट हो, चाहे वो पोर्ट्स हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो रोड हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे माइन हो, इसकी जो तादाद निकल कर आई वह तकरीबन भारत के भीतर में 23 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति एक लिहाज से कौड़ियों के मोल कॉरपोरेट के हाथ में चली गई। और 2014 से 2020 का जो सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था वो 4,26,000 करोड़ का था और सरकार ने अचीव किया 20 तक का। 21-22 का हम जिक्र अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि एयर इंडिया उसके बाद बिका है, वो भी 18,000 करोड़ में बिक गया। लेकिन इस 4,26,000 करोड़ से जो कमाई हुई वो 3,05,000 करोड़ की कमाई हुई। यानी उस पूरी इकोनॉमी को, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम पे 1991 में शुरू हुई और दुनिया ने देखा कि दुनिया की मंदी 2008-9 में जब भारत के ऊपर कोई असर नहीं डाल पाई और खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तब के कहा गया कि हम अमेरिका के भी 50,000 लोगों को नौकरी दे सकते हैं, तो उस वक्त अमेरिकन भी अचंभित थे और मनमोहन सिंह की इकोनॉमी को दाद दे रहे थे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल एक म्यूजियम बना है, उसमें उपलब्धियों का खाका रखा गया है, कोई तुलना नहीं की गई है। लेकिन सवाल यह है कि जो सबसे बुरे दिन थे और जो काला वक्त था और जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है, वह मौजूदा वक्त में
1991 के दौर को याद अगर दिलाता है तो मौजूदा दौर में उससे बुरी अर्थव्यवस्था की परिस्थिति में भी वो कौन सा प्रोपेगेंडा है जो चकाचौंध के साथ चमकने लगता है और किसी का ध्यान उस दिशा में जाता ही नहीं है। क्योंकि जो प्रोपेगेंडा यानी जो प्रचार पर खर्च हुआ है, यह आंकड़ा और महत्वपूर्ण है। इसका जिक्र भी आपको उस म्यूजियम के भीतर नहीं मिलेगा। जो प्रचार का आंकड़ा है, इसको अगर सरलता से समझिए तो ऐसे समझिए कि पीवी नरसिम्हा राव से लेकर मनमोहन सिंह के काल तक जो प्रचार पर खर्च किया गया, जो गवर्नमेंट के एड्स होते हैं उस पर 1,000 रुपया खर्च किया गया, मान लीजिए, अगर आप सिस्टमेटिकली सबको जोड़ते हैं तो। अगला सवाल आपको होगा तो इन 8 सालों में कितना खर्च हुआ? इन 8 सालों में खर्च हुआ है 988 रुपए, 12 रुपए कम उस तमाम प्रधानमंत्रियों के प्रचार में और मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री में 988 रुपए और इधर 1,000 रुपए। ये अंतर है अपने आप की उपलब्धियों को बताने का। अब म्यूजियम बना है तो उसमें सेलेक्टिव होकर अभी तो रखा गया और सारी चीजें देखें किस रूप में आती हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जो भारत के ऊपर लोन है इस दौर में बढ़ता जा रहा है। दुनिया के तमाम बैंकों का लोन बढ़ता चला जा रहा है। भारत की अपनी इकोनॉमी, दरअसल भारत के भीतर की संपत्ति को सेल करने के बाद जो पैसा आता है उस पैसे से गवर्नेंस को भी चलाना है और उसके जरिए बहुत सारा माल आयात भी करना है, यानी बाहर से माल मंगाना भी है। यानी जिन क्षेत्रों में इससे पहले हम अपने प्रोडक्शन पर निर्भर थे, अब हम उसको इंपोर्ट पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। ये एक नई परिस्थिति भारत के भीतर में डेवलप हुई है। आखिरी सवाल, जब प्राइवेटाइजेशन, जब मोनेटाइजेशन, जब डिसइन्वेस्टमेंट, इन तीन ने भारत को एक नई पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस वक्त दी है कि भारत की इकोनॉमी में रुपया कितना कमजोर है डॉलर के मुकाबले या इंटरनेशनल करेंसी के मुकाबले। दूसरी बड़ी बात है कि दुनिया के तमाम देशों में इस दौर में जो उनका अपना नेशनल एसेट है, उस नेशनल एसेट को कोई बेचने को तैयार नहीं है। लेकिन भारत के भीतर में राष्ट्रीयकरण जो किया गया, अब बैंकों को भी बेचने की प्रक्रिया में है। माइंस तो खत्म ही कर दिए गए, पावर सेक्टर खत्म कर दिया गया, कोई सेक्टर ऐसा नहीं बचा है जहां पर विदेशी निवेश नहीं हो सकता। यहां तक कि डिफेंस भी खोल दिया गया। स्ट्रेटेजिक पॉइंट की व्यू से भारत सरकार ने अपने तौर पर चीजें रखी कि इसको सेल करने की जरूरत है, हमारी इकोनॉमी तभी बढ़ सकती है। लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं किया कि इससे पहले की इकोनॉमी मजबूत क्यों थी और सारे जो सिस्टमेटिक माइंस के सेक्टर, डिफेंस के सेक्टर या जो भी संवेदनशील सेक्टर है, उन सेक्टर्स को क्यों नहीं खोला गया था और अब क्यों खोला जा रहा है। और जब नहीं खोला गया था और खोलने का जिक्र भी होता था तो यही बीजेपी और आरएसएस हमला और हंगामा क्यों करते थे पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक। ये कहीं पर आपको दिखाई नहीं देगा। ये पहली बार इस देश के भीतर की अर्थव्यवस्था का ऐसा खाका है जो एक पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट नजर आती है, उसमें राष्ट्र की संपत्ति को ही कैसे नजरअंदाज करते हुए उसी को अपनी कमाई का हिस्सा बनाना, ये मौजूदा वक्त का सच है। यानी राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयकरण की जो सोच थी वह परिभाषित उस समय होती थी। आज की स्थिति में सिर्फ राष्ट्रवाद की परिस्थिति यही है कि हमें अपने प्रचार से बताना है कि हम बड़े राष्ट्रवादी हैं। देश की इकोनॉमी, देश की संपत्ति, देश की पूंजी वो किस रूप में कैसे डाइल्यूट हो रही है, इस पर चर्चा नहीं होगी। तो क्या वाकई इस देश के प्रधानमंत्रियों ने जो भारत को सहेजा और जिस परिस्थिति में लाकर खड़ा किया, मौजूदा वक्त में इकोनॉमिक रिफॉर्म को अपनाते हुए चंद कदम और तेजी से बढ़ाने की कोशिश में हम सब कुछ गंवा तो नहीं रहे हैं? और 3 सवाल हमेशा अपने जहन में रखिएगा। भारत के भीतर का एजुकेशन सिस्टम, भारत के भीतर का हेल्थ सिस्टम, भारत के भीतर का पीने का पानी, यह 3 चीज भी प्राइवेट सेक्टर में पुराने प्रधानमंत्रियों की तुलना में, उसमें 1991 भी जोड़ लीजिए, अगर परसेंटेज निकालिएगा तो कल तक वो परसेंटेज जो था वह 10 में से 4% था। आज जो 7.5% पार कर गया वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जा चुका है। तो देश में हम किसी प्राइवेट सत्ता को नहीं चुनते हैं, हम अपने नुमाइंदों को चुनकर पार्लियामेंट भेजते हैं और उसको देश चलाने के लिए जिम्मेदारी होती है। लेकिन उसी ने उसको सेल करके प्राइवेट हाथों में थमा दिया, जैसे इस देश को कॉरपोरेट चला रहा है, सरकार नहीं चला रही है। इस लाइन को क्या वाकई इस
म्यूजियम में रखा जा सकेगा, लिखा जा सकेगा। जो 3 मूर्ति में आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिसका उद्घाटन किया है, कहा जा सकेगा कि अब इस देश की सारी पूंजी, सारी कमांड, सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे चुके हैं और वही देश को चला रहे हैं। हमें तो सिर्फ आप चुन लीजिए और टैक्स पेयर के पैसे से हम रईसी करने के लिए मौजूद आपके सामने हमेशा से रहेंगे। सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।